कक्षा 7 पाठ 3 श्यानी बुआ। आपके अनुरोध पर यह पाठ मैंने आपके लिए डाला है बच्चों। किसी भी चीज या भावना की अति अच्छी नहीं होती, यानी अमृत भी विष बन जाता है, फिर चाहे कितनी ही वह अच्छी बात क्यों ना हो। कुछ लोग परिवार के लिए, अपनी भलाई के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए स्वयं को और पूरे परिवार को अनुशासन करना चाहते हैं, सिखाते हैं, और इस चक्कर में पूरे परिवार को बहुत सारा झेलना पड़ता है। पूरे परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ता है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कहानी से हम लोग जान सकते हैं। इसी एक चरित्र का नाम है शयानी बुआ। इस चरित्र के लोग आपको भी बहुत सारे आपके आसपास मिल जाते होंगे। आप भी देखिए और जानिए। शयानी बुआ का नाम वास्तव में ही शयानी था, या उनके शयानीपन को देखकर लोग उन्हें शयानी कहने लगते थे, सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा है वह नामकरण विद्या का अवश्य पार किए रहा होगा। इसका मतलब बच्चों, उनको देख ये बहुत शयानी है, होशियार है, दिमाग से बहुत चालाक है, इन्हें बहुत अच्छे से इनको ढूंढ कर नाम रखा है करके यह लेखिका बोल रही है। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी ही पटु थी, समय को बहुत प्रामुख्यता देती थी, यानी टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देती थी, और समय पर सब कुछ काम करती थी बचपन से ही, और हर एक चीज संभाल कर रखने में बहुत होशियार शानी थी। सचमुच उनकी व्यवस्था को देखकर चकित हो जाना पड़ता था, यानी आश्चर्य हो जाते थे सब लोग, बचपन से ही इतनी होशियार बच्ची थी। कहते हैं जो पेंसिल एक बार खरीदती थी, एक बार वह पेंसिल खरीदती थी तो छोटे होकर हाथ में भी पकड़ न आए, उतनी छोटी होने तक वह उससे लिखती थी, और वह उतनी होशियार बच्ची थी, उतना उसका इस्तेमाल करती थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, यानी उम्र बढ़ते गई, यानी वह बड़ी होते गई बुआ, बचपन से बड़ी होते कैसे आई, उतनी ही होशियार होते गई, प्रौढ़ होते गई, होशियार, सयानेपन में भी प्रौढ़ता आते गई। फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी का कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, यानी इतनी होशियार हो गई थी कि वह होशियारपन को बुआ जी से अलग करना नामुमकिन हो गया था, यानी उनकी कल्पना भी की नहीं जा सकती थी, इतनी होशियार हो गई थी। जिनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों को बताते कि उदाहरण दे देकर हम लोगों को बताते थे, यानी हमारे सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम भी खैर मनाते थे, यानी अच्छा है, हाँ 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 करके हम लोग बोलते थे कि भगवान करे वे ससुराल में ही रहे, यानी हम लोग बोलते थे कि भगवान करे कि वो ससुराल में ही रहे, यहाँ ना आए, नहीं तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होगा, हराम हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल कर देंगी बुआ जी करके हम लोग भगवान से खैर मनाते थे, वही उधर ही रहे करके, यानी वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का जीना ही हराम हो जाएगा। श्यानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, यानी मुझे उनके घर में जाकर पढ़ने का ऑफर आ गया था, मैंने पढ़ना ही बंद करना चाहा, मगर उनके घर में जाकर रहना पसंद नहीं किया। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, पर पिताजी मेरे पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया, यानी लेखिका के पिताजी उन्हें प्यार से समझाया, डांटा, और उन्हें हर तरीके से समझाकर उन्हें आगे पढ़ने के लिए बुआ जी के घर भेजने के लिए तैयार कर लिए। और भगवान का नाम लेते लेते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, यानी मैं जाकर पहुंची और बुआ जी बहुत खुशी से मेरा स्वागत कर लिया। पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही न पाई, यानी बचपन से उनका सब अनुशासन, शासन, वो सब कुछ नियम पालन करना, समय पर उठना, सब कुछ देखते सुनते हमने देखा था, तो वह उनका हम लोग रौद्र रूप, उनका रूप देख चुके थे, और इतना प्यार से वह
मेरा वेलकम किया यानी स्वागत किया तो यह मेरे मन में न रहा, उनके रौद्र रूप ही मेरे मन में रहा। प्यार से वह मेरा स्वागत किया मगर ये मेरे सामने न रहा, वह रौद्र रूप ही मेरे नज़र में आ रहा था। हाँ, बुआ जी के पति जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। यानी बुआ जी के पति को यानी उनके पति को हम लोग भाई साहब बोलते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा कोई घर में लगता था तो उनकी बेटी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू यानी बुआ की बेटी थी 5 वर्ष की, उसका नाम अन्नू था, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी बच्ची थी। घर के इस नीरस व यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना-छाँटना पड़ा, यह मेरी अंतर्यामी ही जानता है। यंत्र चालित यानी जो मशीन चलते हैं ना, मशीन की तरह, रोबोट की तरह चलने वाला इस घर में फिट करना और मुझे इतना तकलीफ हो रहा था, इतना मुझे मन मारना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, मुझे यहाँ फिट होने के अंदर मुझे बहुत तकलीफ उठाना पड़ा और मेरे मन को मारकर अंतर्यामी को मेरे अंतरात्मा ही जानता है मैंने कितना इधर अपने आप को फिट करने के लिए कितना तकलीफ किया है करके यह लेखिका हमें बता रही है। सबसे अधिक तरस आता है अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी यानी बुआ जी की बेटी 5 वर्ष की पुत्री थी ना, बड़ी हो गई थी, यानी प्रौढ़ हो गई थी मतलब बड़ी हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट यानी बच्ची की तरह बचपन की में रहते ना हँसना, खेलना, कूदना उस तरह की बच्ची ही नहीं थी। वह बहुत सीरियस रहती थी, बड़ों की तरह जैसे वह बिहेव करती थी, उस तरह से रहती थी। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी यानी हमेशा उसको एक भय रहता था, हमेशा उसके भय आस-पास मंडराता रहता था, उस भय में ही वह जीती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हँसी-खुशी मर गई यानी सब कुछ चली गई, खत्म हो गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे यानी बुआ जी की शादी होकर 15 इयर्स यानी 15 वर्ष हो गए थे। पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो यानी उतना अच्छा व्यवस्थित करके संभाल कर रखती थी बुआ जी यानी कल ही नया-नया खरीद कर लाए। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे यानी जैसे है वैसे ही जो कांच के, चीनी के बर्तन थे, सासर हो और कोप हो, जो ग्लास हो सभी जो चीनी के हो, वो सब कुछ बर्तन वैसे ही संभाल कर रखती थी बुआ जी। जबकि रोज़ उनका उपयोग होता था, यानी हर दिन हर बर्तन उपयोग में आते थे, फिर भी वह जैसे है वैसे ही नए के नए रखते थे। क्या मजाल कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार एक नौकर ने सुराही तोड़ दी थी यानी एक भी चीज नहीं तोड़ सकते थे। एक छोटा सा नौकर था, छोटा लड़का था, वह एक सुराही तोड़ दी थी यानी पानी भरने वाला एक छोटा सा लंबा मुंह वाला बर्तन तोड़ दिया था। उस छोटे से छोकरे को उन्होंने इस कसूर पर बहुत डांटा था यानी वो लड़के को बहुत यानी बहुत डांट पड़ी थी यानी डांटा था, गाली दिया था उन्हें। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का यानी उनको गर्व था, उनको इस व्यवस्था पर गर्व था। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन में कहती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान अवश्य होते यानी हम लोग इंसान तो होते, मिट्टी के पुतलों की तरह है यानी एक रोबोट की तरह लाइफ नहीं जीते, हम लोग इंसान की तरह हँसी-खुशी से तो रहते करके मैं मन ही मन में सोचती थी और भाई साहब को हर बार इससे वह आप बोलती थी कि मैं मेरे बिना आपका क्या हाल होता, मेरे बिना आपका क्या हाल होता करके। और मैं मन ही मन में बोलती थी कि हम लोग इंसान की अ, अवश्य होते, रोबोट की तरह है यानी यंत्र चालित हमारा लाइफ न होता। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता व खाने-पीने की इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। इस प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं।
अन्नू एकदम पीली पड़ गई। यानी इतने सतर्क होके भी बुआ जी की बेटी अन्नू को एकदम बुखार आ गया, यानी फीवर आ गया। वह 1 महीने होने तक भी आया मगर बुखार कम न हो पाया। वह पीली हो गई, यानी येलो कलर होती गई मगर बुखार कम न हो पाया। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर की कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं। यानी बुखार के कीटाणु नहीं है, उसके बुआ जी के ही डर के कीटाणु उसके शरीर में पूरे दौड़ रहे हैं कि मेरे मन में ही मन में मैं बोलती थी, जो उसे ग्रसते जा रहे थे। ग्रसते का मतलब जकड़ते जा रहे थे, यानी उसको अटैक कर रहे थे, उसको जकड़ रहे थे, यानी उसको पकड़कर जकड़ रहे थे। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी। बस सूखती जा रही थी, यानी सूख रही थी, यानी दुबली-पतली होकर सूख रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए, सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। यानी डॉक्टर ने हर तरह का इलाज किया मगर वह बुखार इतना ज़्यादा था कि वह दुबली-पतली होकर सूख रही थी और जकड़ रहे थे कि बुआ जी के डर के कीटाणु उसको जकड़ रहे थे। वह बहुत दुबली-पतली होकर सूख रही थी और सभी डॉक्टर ने हर एक परीक्षा ली, हर एक टेस्ट लिया मगर वह आराम न हो पाई और इसीलिए उन्हें सलाह दी कि उसे पहाड़ पर कहीं घूमने ले जाएं, उसकी मन की इच्छा की तरह उसको जो भी चाहे वह करे। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही क्या था, यानी बच्चे का मन में कुछ नहीं बचा था, उतनी डरी सहमी बच्ची थी। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ के साथ रहना ठीक नहीं होगा। यानी उनकी इच्छा के सामने किसी की और नहीं चलती थी, तो डॉक्टर के सामने सब कुछ बता दिया था। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। यानी डॉक्टर के सामने बुआ के प्रति सब कुछ बता दिया था, इसलिए माँ को ले जाना ठीक नहीं है करके डॉक्टर ने बोल दिया था। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, यानी बुआ जी ने बोला कि मैं भी चलूँगी, मेरे बिना आप कैसे रहोगे, कैसे जियोगे? वो भी बहुत आनाकानी, मैं भी आऊँगी करके, मगर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने की साहस वे कर नहीं सकी। ने डॉक्टर ने कहा था तो हामी भर दी, यानी डॉक्टर के सलाह पर उनको भेजने के लिए राजी हो गई। जोर-शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोज़ों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने, बिछाने के सामने की, बर्तनों की, हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थीं। यानी अन्नू पहाड़ जाने से पहले बुआ जी हर एक चीज़ का लिस्ट बनाते चली गई। पहले कपड़ों की, जूतों की और फिर मोज़ों में सॉक्स की और हर एक गरम कपड़े, ओढ़ने, बिछाने और हर एक बर्तन की, हर एक सामान की उन्होंने एक अच्छे से लिस्ट बनाया और भाई साहब को सख्त हिदायत देती रही, ना समझाती रही कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए, ना गुम हो ना जाए, इसे इनकी देखभाल करो। देखो, ये पहले मत तोड़ देना वरना ₹50 का सेट बिगड़ जाएगा। यानी इस सेट को तोड़ो मत, यानी पूरा सेट खराब हो जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, यानी गिलास को बहुत नीचे समझते हो, वह वेस्ट समझते हो, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं है। यानी 15 वर्ष यानी 15 ईयर से मेरे पास है, इसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आया। मैंने ऐसे संभाल कर रखा है, मगर इसी गिलास को आप तुच्छ यानी बहुत कम समझते हो। तोड़ दिया तो ठीक ना होगा, यानी तोड़ो मत, अच्छा नहीं होगा तोड़ दिया तो करके वह उनको समझा रही है। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। सब होने के बाद वह अन्नू पर आई। वह किस दिन, किस समय क्या खाएगी, उसका मेनू बना दिया। यानी उसका भी लिस्ट बनाकर उन्होंने दे दिया, क्या-क्या खाएगी, किस दिन वह क्या खाए, ये क्या खाए करके उसका भी लिस्ट उन्होंने
बना दिया। भी लिस्ट देने के बाद इन्होंने कहा, और ऐसे करना, ऐसे रहना, फिर अगर मैं भी आई तो अच्छा होता, मेरे बिना आप कैसे रहोगे, कैसे करोगे सब मैनेज करके, उन्होंने बोला। और डेली एक लेटर लिखने के लिए भी उन्हें कहा। भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया और रोने लगी, और उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छिपी हुई है। जब तक टांगा दिखाई देता रहा, वे उसे देखती रही। उनके बाद कुछ क्षण निर्जीव हो गई और होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसा ही चलने लगा। यानी भाई साहब और अन्नू जाने तक टांगा, यानी घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, टांगा जाने तक वह उन्हें देखती रही, और वह जाने के बाद निर्जीव यानी बेजान की तरह, वस्तु की तरह वह पड़ी रही। फिर बाद में, पर दूसरे दिन से फिर वैसा ही चलने लगा, डेली जो रहता है वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आया करता था, और अन्नू की तबीयत के बारे में वह समाचार देते रहते, और बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखते और उनके अंदर हिदायत भी देती रहती। उस मौखिक हिदायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। मेरे मन में आता था कि कहीं कह दूं कि बुआ जी रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती है, भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस नहीं था कि बता सकूं, यानी गत्ते पर मतलब एक बॉक्स पर चिपका कर रख दे और वही डेली डेली पढ़ते रहे। इतना मेरे मन में आता था, मगर साहस नहीं था बोलने का। करीब करीब महीने भर बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। यानी 1 महीने के बाद भाई साहब ने पत्र ही नहीं लिखा, दूसरे दिन भी पत्र नहीं आया। बुआ बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लगा। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शिथिल सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया, जब अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही। वे बार-बार कहती कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और फूट-फूट कर रोते रहती। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। यानी बुआ जी को पत्र नहीं लिखा था, तो भाई साहब ने वह चिंतित हो रही थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बुआ जी को पत्र नहीं मिला, तो वह रोने लगी और लेखिका के पास आकर रात में सोने लगी, तो उनको नींद नहीं आती। रात में वह रोने लगी उठकर, और वह ख्वाब में देख रही थी कि बुआ बुआ जी के पति अकेले आ रहे हैं और उन्हों नहीं आ रही है। यह देखकर वह रोने लगी। बुआ जी का यह दशा देखकर मैं भी दुखी होती रही। तभी नौकर ने भाई साहब का एक पत्र लाकर दिया। यानी भाई साहब ने पत्र लिखा, तो वह लाकर नौकर ने दिया। बड़ी व्यग्रता से, कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। यानी शीघ्रता से, कांपते हुए, डरते हाथों से, डर कर वह नौकर से पत्र लिया और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटते हुए बुआ चीख-चीख कर रो पड़ी। मैं धक्क रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं हो रहा था। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता। यानी बुआ जी वह पत्र पढ़ पढ़ने के बाद वह पीट-पीट कर अब रोने लगी, जोर-जोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी। एकाएक पत्र को फेंक दिया, यानी पत्र को फेंक कर, सिर पीट कर, यानी माथे को पीटते हुए, चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्लाते हुए रो रही थी। मैं दंग रह गई, है ना? मैं दंग रही, कुछ ना कर पाई, चुपचाप खड़ी रहकर दंग रह गई। ऐसे ही स्टैच्यू की तरह खड़ी रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता। आँखें आँखों के आगे आँखों के आगे अन्नू की भोली-सी, नन्ही-सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच संसार में नहीं रही? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय शहानी, समझ में नहीं आता इस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं, और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है।
जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। तुम्हारा इतनी हिदायतों और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद मैं उन्हें नहीं बचा सका। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। आंसू के जरिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता फिर और हाथ कांप रहे थे मेरे। मेरी आंखें शब्द को पार करती हुई जल्दी-जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। यानी मैं रोती रही, आंसू टपकते रहे। ऐसे में मैं जल्द से जल्द पढ़कर अंतिम पर आ गई और पढ़ते रही। धैर्य रखना मेरी रानी, कल हम 4 बजे आ रहे हैं और तुम्हारे 50 रुपए का सेट टूट गया है। मेरे हाथ से गिरकर टूट गया है और अन्नू अच्छी है, मैं कल 4 बजे हम दोनों आ रहे हैं करके उन्होंने लिखा था। 1 मिनट तक मैं हतबुद्धि सी खड़ी रही, यानी कुछ बिना सोचे हुए ऐसे ही स्टैच्यू की तरह फिर खड़ी हो गई। समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी, मैं जोर-जोर से हँस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य को अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। वह वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते-रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह डांटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई है। यानी बुआ जी रोते-रोते हंस रही थी और मैं भी रोते-रोते हंस रही थी। उन्हें ऐसे लगा कि वह उनको खजाना मिल गया है। इस तरह से वह रोते-रोते हुए भी हँस रही थी कि अन्नू ठीक है। 50 रुपए के प्याले टूट जाने पर भी वो हँस रही थी। सिर्फ 5 आने के सुराही टूट जाने पर भी वह बहुत डाँटी थी। 50 रुपए के सेट टूट जाने पर भी वह बहुत हँस रही थी। धन्यवाद बच्चों।